हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसकी प्रायोगिक स्टडी जो है वो हम पढ़ चुके थे। उसके साथ ही हमने कुछ कॉन्क्लूजन्स देखे थे और आज जो है हम बात करेंगे प्रकाश के तरंग सिद्धांत के बारे में कि किस प्रकार प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असमर्थ रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही एक नई प्रकार की थ्योरी की जो आवश्यकता हुई उस नई थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश की प्रकृति को समझने की एक बहुत लंबी चेन थी हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसका एक अलग से चैप्टर है जो कि वेव ऑप्टिक्स है, प्रकाश की प्रकृति के नाम से 12वां चैप्टर। तो उसमें जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनली ये पाया गया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। और तरंगे कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए किस प्रकार से प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। मैं उसका एक जनरल डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, समझिए इसको। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का एक जनरल डायग्राम है जिसमें ये वाला विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ये वाले वाइब्रेशंस जो है, इस प्रकार के वाइब्रेशन वो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके लंबवत ये वाले जो वाइब्रेशन है वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों अगर हम देखें तो एक दूसरे के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से कंपन कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से कंपन कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। और तरंग संचरण की जो दिशा है वो ये है संचरण की दिशा, ठीक है। देखिए, हालांकि आपका 17वां चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से है और उसमें हम इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे कि सर किस प्रकार से होती है। फिलहाल आप केवल ये समझिए कि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 11th क्लास में भी जब मैंने 9th चैप्टर पढ़ाया था तरंग, तो मैंने इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन किया था। डिटेल डिस्कशन अभी भी मैं इसके बारे में नहीं करूँगा। हम केवल ये पढ़ रहे हैं कि तरंग सिद्धांत किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असमर्थ रहा, केवल उसकी बात करेंगे। न तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इसके लिए अलग से चैप्टर्स दे रखे हैं, तो जब भी हम पढ़ेंगे तो उनको समझेंगे। और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग का भी एक अलग से चैप्टर है, उसको भी समझेंगे। वास्तविकता में ये ऐसा होता है भी या नहीं, उसके बारे में वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से कंपन करता है, चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत कंपन करता है और इसी प्रकार की प्रकाश तरंगे होती है, ठीक है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही मिलकर बना होता है, ठीक, जहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये जो थ्योरी है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। उसके पीछे क्या कारण है वो हम समझेंगे। यहाँ आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें बोर्ड पे लिखने का काम कम है और समझने का काम ज़्यादा है। तो आप मेरे शब्दों को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा। बोर्ड पे लिखने का काम कम है, समझने का मैटर है ज़्यादा, इसलिए आराम से बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनिएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश चलता है, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति कहलाती है, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई तरंग अकेले ट्रैवल नहीं करती है। सिंगल वेव के बारे में हम कंसीडर नहीं करते हैं। तरंगे हमेशा तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होती है गाइस, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड कहा है जिसे मैंने कहा है तरंगाग्र, ठीक है। तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। समझिए वेव फ्रंट क्या होता है। 11th क्लास में भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए समझाता हूँ। जब किसी स्थिर पानी में हम किसी पत्थर को डालते हैं, जैसे किसी तालाब में एक पत्थर डाल दिया जाए तो क्या होता है, सर्कल बनते हैं, घेरे बनते हैं। वो घेरे जो है वो जहाँ पे पत्थर डाला गया है उससे बाहर की ओर मूव करते हैं। तो वो जो पूरा का पूरा घेरा है वो तरंगाग्र कहलाता है। उसमें बहुत सारी तरंगे होती है। हम क्या देखते हैं कि वो घेरा जो है वो बड़ा होता जाता है। मतलब क्या है, उस घेरे में स्थित प्रत्येक बिंदु जो है वो या तो एक साथ अप होते हैं या फिर एक साथ डाउन होते हैं। तो तरंगाग्र बेसिकली क्या होता है, तरंगाग्र होता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ऐसा तल होता है जिसमें उपस्थित प्रत्येक बिंदु समान कला में कंपन करते हैं।
यानी कि जब अपन किसी स्थिर पानी में पत्थर डालते हैं तो उसके आसपास इस प्रकार से घेरे बनते हैं। मैं इस प्रकार से अगर घेरे को मैं बनाऊं, देखिए इस प्रकार से घेरे बनते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पूरी लाइन बनाई है उसका अपन मतलब मान सकते हैं कि अप है, और जो डॉटेड लाइन है उसका मतलब है डाउन। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी तरंगे इस प्रकार से संचरित हो रही होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अकेली तरंग नहीं निकलती है, तरंग जो है वो तरंगाग्र के रूप में निकलती है। तो ये पूरा का पूरा एक जो घेरा है वो पूरा घेरा एक तरंगाग्र कहलाता है, और इसमें स्थित प्रत्येक कण जो है वो समान कला में होता है। समान कला से मेरा मतलब है कि इसमें उपस्थित प्रत्येक कण या तो एक साथ वो सारे कण जो है पूरे घेरे के कण एक साथ ऊपर आएंगे या एक साथ क्या जाएंगे, नीचे। तो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है, तरंग सिद्धांत है, वो ये कहता है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में बना होता है और ये तरंगे तरंगाग्र के रूप में संचरित होती है। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में, उसकी व्याख्या करने में असमर्थ रह गई। इसका क्या कारण है वो हम समझते हैं। चलिए, तो मैं इसको रफ किए देता हूं और हम इस थ्योरी की प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेनेशन देने में असमर्थता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूं, मैं यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर इसका नहीं है। चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अलग से हम डिस्कस करेंगे, इवन विद्युत क्षेत्र को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को अलग से डिस्कस करेंगे और फिर इसको पूरी तरह से समझ भी लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल केवल ये पढ़ रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को ये जो तरंग सिद्धांत है वो एक्सप्लेन करने में क्यों फेल हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रफ किए देता हूँ। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि तीव्रता जो है, तीव्रता इंटेंसिटी, वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम तरंग वाले चैप्टर में कि किसी भी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जब अपन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करते हैं, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जब अपन बात करें तो इसमें विद्युत क्षेत्र होता है और साथ ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तरंग की जो तीव्रता है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए आयाम जो है वो क्या दर्शा रहा है, आयाम विद्युत क्षेत्र दर्शा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है। इसका मतलब समझिए कि अगर तीव्रता बढ़ेगी, अगर क्या बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग की समानुपाती है, मतलब तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ना चाहिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की तरंगे हैं, एक तो दो प्रकार के कंपन दे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र का कंपन अलग है, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन अलग है। हम केवल विद्युत क्षेत्र के कंपन की अगर बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो कंपन है उसका आयाम अपन ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा, यानी कि अगर तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा और आयाम बढ़ेगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। समझिए मेरी बात, तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगी तो इस विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्लियर। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है गाउस प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, उसमें आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा कि ऊर्जा घनत्व जो दिया जाता है U, वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E², है ना। सेकंड चैप्टर में जब अपन पढ़ते हैं कि आवेशित वस्तु का जो ऊर्जा घनत्व होता है, एनर्जी डेंसिटी कि इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा होती है, उसको दिया जाता है U से, वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E², ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ना चाहिए, आयाम बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ना चाहिए, है ना। और अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो इस स्थिति में ऊर्जा का मान भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तीव्रता जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होनी चाहिए, ऊर्जा से रिलेटेड होनी चाहिए। तीव्रता जो है वो डायरेक्टली ऊर्जा से रिलेटेड होनी चाहिए। ये कौन कहता है, ये कहता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत
प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहता है कि अगर तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ना चाहिए, और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए। यानी कि तीव्रता सीधे तौर पे ऊर्जा के समानुपाती होनी चाहिए। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ना चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम ज्यादा तीव्रता का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित करेंगे, है ना, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा कि अगर ज्यादा तीव्रता का प्रकाश हम धातु की सतह पर आपतित करेंगे तो ज्यादा तीव्रता का मतलब होना चाहिए ज्यादा ऊर्जा। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा भी क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए उनकी ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए, है ना। और अगर इन ज्यादा ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो हमें निरोधी विभव का मान भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। यानी पूरी एल्गोरिदम को समझिए, अगर तीव्रता का मान ज्यादा होगा तो आयाम का मान ज्यादा होना चाहिए, अगर आयाम का मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इसका ऊर्जा घनत्व यानी ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए। और अगर ज्यादा ऊर्जा का प्रकाश, अगर ज्यादा तीव्रता का प्रकाश या ज्यादा ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा तो इससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए, और उनको रोकने के लिए हमें जो निरोधी विभव लगाना पड़ेगा उसका मान भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रैक्टिकल स्टडी जब की थी उसकी, तो हमने पढ़ा था साफ साफ शब्दों में कि निरोधी विभव जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता था, है ना। निरोधी विभव तीव्रता से किसी प्रकार प्रभावित नहीं था। हमने ग्राफ जब पढ़ा था अलग अलग तीव्रताओं के लिए भी हमारे पास निरोधी विभव का एक ही मान आया था, है ना। हमने इस प्रकार का कुछ ग्राफ पढ़ा था कि जब तीव्रता का मान अलग अलग था I1, I2, I3, उन सभी के लिए हमने क्या पढ़ा था, उन सभी के लिए जो मेरे पास निरोधी विभव आया था वो एक ही आया था। यहाँ पर आप तीव्रता I3, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I1 थी, लेकिन इन सभी के लिए निरोधी विभव का एक ही मान आया था, है ना। तो प्रैक्टिकल स्टडी से तो हमें ये पता चलता है कि तीव्रता अलग अलग होने पर निरोधी विभव का एक ही मान होता है, लेकिन तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए कि तीव्रता जैसे जैसे बदलेगी तो ऊर्जा का मान भी बदलना चाहिए, और ऊर्जा का मान बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान भी बदलना चाहिए, और उस स्थिति में उसको रोकने के लिए निरोधी विभव का मान भी क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो इस हिसाब से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, विरोधाभास है। तरंग सिद्धांत कहता है कि निरोधी विभव का मान तीव्रता पर निर्भर करता है, जबकि हमने प्रयोग में ये पढ़ा कि तीव्रता जो है वो निरोधी विभव को किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं करती है। तो ये पहला कारण था कि क्यों तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सरल शब्दों में किस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है। और इसमें जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए, और अगर अधिक तीव्रता वाला प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा उस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण उसको रोकने के लिए निरोधी विभव का मान भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल स्टडी में हमने ये देखा कि जो निरोधी विभव है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस वजह से प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ जाने में असमर्थ हो गया, ये पहला कारण था, ठीक है। तो पहले कारण को अगर व्यवस्थित रूप से मैं लिखूं तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, व्यवस्थित रूप से अगर मैं इसको लिखूं तो पहला कारण होगा वो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत निरोधी विभव को तीव्रता पर निर्भर मानता है, जबकि ऐसा नहीं होता। निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये पहला कारण था कि निरोधी विभव जो है वो तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन वास्तव में तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये पहला कारण था कि क्यों तरंग सिद्धांत जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं कि दूसरा क्या कारण था कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया।
मैंने आपको बताया कि आज का ये जो लेक्चर होगा इसमें बोर्ड का काम कम है, सुनने और समझने का काम ज़्यादा है, क्योंकि ये थ्योरी है। ठीक है, चलिए दूसरा कारण अपन पढ़ लेते हैं। हमने अभी देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे या किसी भी प्रकार की तरंगे तरंगाग्र के रूप में मूव करती है। ठीक है, पूरा का पूरा तरंगाग्र जो है वो संचरित होता है। तरंगाग्र को भी हम हमारे 12वें चैप्टर में अलग से डिस्कस करेंगे। तो तरंगे हमेशा तरंगाग्र के रूप में मूव करती है। अब क्या होता है कि धातु की सतह पर, मान लेते हैं ये कोई धातु की सतह है जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, तो धातु की सतह पर एक या दो तरंगे नहीं आती है बल्कि पूरा का पूरा तरंगाग्र आता है। इस प्रकार से मान लेते हैं ये तरंगाग्र जो है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से तरंगाग्र इस प्रकार से आ रहा होगा। ठीक है, ये कोई तरंगाग्र है, तो ये धातु की सतह पर कोई तरंगाग्र आपतित होता है। उस स्थिति में क्या होगा कि धातु की सतह पर जब भी कोई तरंगाग्र आपतित होता है तरंग सिद्धांत के अनुसार, तो पूरे के पूरे तरंगाग्र पर, ये पूरा का पूरा जो तरंगाग्र है उस पे संपूर्ण सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साथ ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, है ना। यानी कि मान लेते हैं कि इस तरंगाग्र में 50 जूल ऊर्जा है, मान लेते हैं, और यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन है सतह पर। ठीक है, तो तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तरंग तरंगाग्र के रूप में संचरित होती है, और धातु की सतह पर जब भी कोई तरंगाग्र आपतित होता है उस स्थिति में संपूर्ण तरंगाग्र पर जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो एक साथ ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अगर एक साथ ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आने वाली ऊर्जा का मान जो है वो कम होगा। जैसे मान लो कि 50 जूल ऊर्जा है इस तरंगाग्र में और यहाँ सतह पर 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में ऊर्जा कितनी आएगी, केवल 1 जूल ऊर्जा आएगी, है ना। तो क्या होगा कि जब पूरे तरंगाग्र पर समस्त इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आने वाली ऊर्जा का मान कम होगा। तो क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा ग्रहण करने में समय लगेगा, है ना। और जब वो कार्यफलन के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर लेगा उसके बाद आकर्षण बल को तोड़कर धातु की सतह से मुक्त होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ग्रहण करने में समय लगेगा और इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में भी समय लगेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता है, जैसे धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है और यदि उस प्रकाश की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से ज्यादा है तो इंस्टेंटली विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाते हैं। जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा ग्रहण करने में समय लगेगा और उत्सर्जित होने में भी समय लगेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है वो एक तात्क्षणिक घटना है, इंस्टेंटेनियस इवेंट है जिसमें माइक्रो सेकेंड्स में काम हो जाता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि किस प्रकार जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, क्या होगा कि तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा ग्रहण करने और धातु की सतह से उत्सर्जित होने में समय लगना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रयोग में हमने ये देखा कि जैसे धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है इलेक्ट्रॉन तात्क्षणिक उत्सर्जित होते हैं। तो ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में तरंग सिद्धांत फेल हो गया। ठीक है, इसको भी अपन कर देते हैं रफ। तो दूसरा कारण हो गया। अब तीसरे कारण की अपन बात कर लेते हैं कि थर्ड रीजन क्या था, समझिए। जैसा कि हमने बताया कि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है ना। वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे, यानी कि ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि तीव्रता बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर धातु की सतह पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो जाए, आवृत्ति से कोई मतलब नहीं, धातु की सतह पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो जाए जिसकी तीव्रता अच्छी खासी हो, तीव्रता अच्छी होगी मतलब ऊर्जा अच्छी होगी, और ऊर्जा अगर अच्छी होगी तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करके बंध को तोड़ के मुक्त हो जाने चाहिए, है ना। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति का कोई मतलब नहीं है, केवल इंटेंसिटी अगर अच्छी है, तीव्रता अच्छी है, तो उस स्थिति में उसकी ऊर्जा अच्छी होने यानी कि ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की सतह से मुक्त हो जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रयोग द्वारा हमने क्या देखा कि तीव्रता से कोई मतलब नहीं है, आवृत्ति का मान एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है, तीव्रता अधिक होगी तो ऊर्जा अधिक होगी, और अधिक ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी तरह से जल्दी उत्सर्जित हो जाएंगे।
तो तीसरा जो कारण ये है कि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए किसी भी आवृत्ति का प्रकाश हो सकता है, केवल उसकी तीव्रता ज्यादा होनी चाहिए। जबकि वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये होता है कि तीव्रता से कोई मतलब नहीं है। वास्तव में ये है कि प्रकाश की जो आवृत्ति है वो एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये तीसरा कारण था कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में फेल हो गया। ठीक है, तो इसको भी अपन रफ कर देते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर प्रकाश के तरंग सिद्धांत के फेलियर के 3 मुख्य बिंदु पढ़े। मैं उनको एक बार वापस समराइज करता हूँ। देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, तरंग सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और अगर अधिक तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होगा उस स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी ज्यादा होगी, तो उनको रोकने के लिए निरोधी विभव भी ज्यादा होना चाहिए, यानी निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि तरंगाग्र के रूप में प्रकाश चलता है, नो डाउट, और जब धातु की सतह पर तरंगाग्र आपतित होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ऊर्जा अवशोषित करेंगे, जिससे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में ऊर्जा कम आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन के बराबर ऊर्जा ग्रहण करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे ही धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन प्रकाश आपतित होता है उचित आवृत्ति का, तो इलेक्ट्रॉन उससे तात्क्षणिक इमिट हो जाते हैं। मतलब तरंग सिद्धांत के अनुसार इसमें समय लगना चाहिए, लेकिन वास्तव में एक तात्क्षणिक घटना है। ये दूसरा कारण था कि क्यों तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण की अगर बात करें, तीसरा कारण ये है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहता है कि अगर आवृत्ति कुछ भी हो लेकिन तीव्रता अच्छी खासी होगी यानी ज्यादा होगी, उस स्थिति में किसी भी आवृत्ति के प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमने क्या पढ़ा कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, तो जब ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ तो उसके बाद एक नई थ्योरी की आवश्यकता हुई और उसे अपन फोटोन थ्योरी भी कहते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, मैं इसको भी रफ किए देता हूँ। तो सुनिएगा, इस 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 1900 ईस्वी में मैक्सवेल प्लांक जो है उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी में ये देखा और महसूस किया कि कोई भी ऊर्जा सतत नहीं हो सकती। ऊर्जा सतत नहीं हो सकती। ऊर्जा हमेशा डिस्क्रीट होती है, मतलब सतत न होकर के वो विविक्त होती है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। आप भी अगर सोचो तो वास्तविकता में दुनिया में कोई भी चीज़ कंटिन्यू जो है सतत नहीं हो सकती। समझिए किस प्रकार से, अगर आप देखो इस मार्कर को ही देखो, ठीक है, इस मार्कर में हम देखें कि हाँ सर ये मार्कर यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू है, लेकिन ये हमें तब दिख रहा है जब हम इसमें बड़े लेवल पे देख रहे हैं। जब अपन इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते तो हमें ये पता चलता है कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से ही तो मिलकर बना है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर ही किसी बड़ी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं या कंटिन्यू हो सकते हैं हमारे हिसाब से। तो सिमिलरली क्या होता है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा जो है, वो भी कंटिन्यू नहीं होती है बल्कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसी पे अपना प्रस्ताव दिया कि विकिरण ऊर्जा जो है वो कंटिन्यू नहीं होती है बल्कि पूरी ऊर्जा छोटे छोटे ऊर्जाओं की इकाइयों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स से मिलकर बनी होती है और उन ऊर्जा के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो समझिए किस प्रकार से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धातु की सतह पर हमने अभी तक जो पढ़ा था कि धातु की सतह पर जो प्रकाश आपतित होता है वो कुछ इस प्रकार से आपतित होता है ना। हमने इस प्रकार से पढ़ा कि धातु की सतह पर प्रकाश इस प्रकार से आपतित होता है और इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस घटना को हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊर्जा आपतित होती है ये ऊर्जा कंटिन्यू हमने यहाँ पे बनाई है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होती है बल्कि किस प्रकार से होती है। यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। धातु की सतह पर ऊर्जा जो है वो सतत न आकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है और उन छोटे बंडल को अपन फोटोन कहते हैं। किस प्रकार से आती है देखिए, ये होती है, ये पैकेट होते हैं इस प्रकार से। और इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये पूरा एक पैकेट है एनर्जी का, और इस पैकेट को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो ये नई थ्योरी विकसित की गई कि वास्तव में ऊर्जा सतत न होकर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर पूरी बड़ी ऊर्जा बनाते हैं, और इस एक छोटी इकाई को अपन फोटोन कहते हैं, या फिर इसे क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। तो हम इस क्वांटा के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं, यानी फोटोन की क्या अवधारणा है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन की अवधारणा। इसमें कुछ पॉइंट्स में अपन पढ़ते हैं। देखिए, फोटोन की अवधारणा में ये बताया गया कि जब भी प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, द्रव्य का मतलब मैटर, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, तो जब भी प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, उससे टकराता है, उस स्थिति में वो इस प्रकार से बिहेव करता है जैसे वो कणों से मिलकर बना हो, और उस छोटे कण को अपन फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? इसका पहला पॉइंट आएगा द्रव्य से अन्योन्य क्रिया में, द्रव्य से अन्योन्य क्रिया में प्रकाश इस प्रकार व्यवहार करता है मानो कणों से मिलकर बना है। तथा प्रत्येक कण को फोटोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मली तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही चलता है, लेकिन जब भी वो किसी द्रव्य से टकराता है, अन्योन्य क्रिया करता है, उस स्थिति में वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो, और उस प्रत्येक छोटे कण को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है, क्वांटा कहते हैं। अब देखिए, हर एक क्वांटा जो है उसकी एनर्जी निश्चित होती है, उसका संवेग भी निश्चित होता है। तो दूसरा पॉइंट अपन क्या देख लेते हैं कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? E बराबर एच न्यू। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, और प्रत्येक फोटोन का जो संवेग होता है P, वो होता है एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास E क्या है? E तो है मेरे पास एनर्जी, H क्या है? H है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.62 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। C है प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। न्यू क्या है? न्यू है इसकी आवृत्ति, और ठीक, P क्या है? P है इसका संवेग। तो प्रत्येक फोटोन जो है, हर एक फोटोन, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा भी निश्चित होती है जो होती है E बराबर एच न्यू, और प्रत्येक फोटोन का संवेग भी निश्चित होता है जो होता है P बराबर एच न्यू अपॉन सी, जहाँ पे E एनर्जी है, H प्लांक नियतांक है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और न्यू इसकी आवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या देखते हैं, ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, यानी कि जैसे जैसे आवृत्ति घटेगी या बढ़ेगी, उस स्थिति में ऊर्जा का मान भी घटेगा या बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट अपन ये देखते हैं कि जब ये फोटोन किसी भी मैटर से, सब्सटेंस से टकराता है, तो टक्कर के दौरान न तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब न तो कुल ऊर्जा बदलती है, और न ही संवेग में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि संवेग भी संरक्षित रहता है और कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो फोटोन संघट के दौरान जो है टक्कर में ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहते हैं, ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए, जहाँ पे ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं उस प्रकार की टक्कर को हम प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो जब भी फोटोन टकराते हैं तो वो कौन सी टक्कर करते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, देखिए, यहाँ पे संवेग और ऊर्जा तो संरक्षित रहता है, लेकिन फोटोन की संख्या जो है वो संरक्षित रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं। टक्कर के ड्यूरेशन में फोटोन अवशोषित भी हो सकता है और फोटोन उत्सर्जित भी हो सकता है, मतलब फोटोन की संख्या बढ़ भी सकती है और फोटोन की संख्या घट भी सकती है, ठीक है। उसके अलावा चौथा पॉइंट अपन क्या देखते हैं
कि फोटोन जो है उसका कोई आवेश नहीं होता, न तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है न नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब वो विद्युत उदासीन होता है। तो फोटोन जो है वो विद्युत उदासीन होता है, फोटोन विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है, इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। देखिए आवेश नहीं होने के कारण फोटोन जो है न तो विद्युत क्षेत्र से और न ही चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होगा, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फोटोन जो है उसका स्थिर द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। तो फोटोन का स्थिर द्रव्यमान, फोटोन का स्थिर द्रव्यमान, फोटोन का स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है, शून्य होता है। इसका रेस्ट मास 0 होता है, सिर्फ स्थिर द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन फोटोन जब मूव करता है तब उसका मास 0 नहीं होता। मैं उसके बारे में भी आगे चर्चा कर लेता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं फोटोन के बारे में। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इसमें कि हमने ये देखा पहले तीव्रता को हमने किस प्रकार से परिभाषित किया था कि इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित विकिरणों की संख्या। लेकिन हमने तो ये पढ़ा कि जब ये द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो ये कणों के रूप में बिहेव करता है, फोटोन के रूप में बिहेव करता है, तब इसकी तीव्रता की किस प्रकार से डेफिनेशन होगी। तब तीव्रता को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित फोटोनों की संख्या। तो तीव्रता को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किसी भी प्रकाश की तीव्रता को परिभाषित किया जा सकता है इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित फोटोनों की संख्या। को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। चलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जब इस फोटोन कॉन्सेप्ट को समझाया था तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी बताई कि जब भी प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है उस स्थिति में ये कणों की तरह बिहेव करता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और प्रत्येक छोटे पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एक फोटोन अपनी ऊर्जा केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही देता है, भले ही उसकी ऊर्जा कितनी ही ज़्यादा हो या कितनी ही कम हो। याद रखिएगा, एक फोटोन अपनी कुल ऊर्जा केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को देता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फोटोन अपनी ऊर्जा केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इन कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था, और उस प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हम उसी प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में समझेंगे और उससे प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझेंगे। दूसरी बात, प्रकाश विद्युत समीकरण पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाता है एग्जाम में, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।